ठीक है। ये अर्थक्वेक क्या होता है, जब आपकी अर्थ एकदम से सडनली शेक करना स्टार्ट हो जाती है, हिलना स्टार्ट हो जाती है, उसको आप अर्थक्वेक कहते हो। और वो क्यों होती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, और यू कैन से दैट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ प्लेट्स, या टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हो। ड्यू टू द कोलिजन ऑफ प्लेट्स, या फिर आप बोलते हो प्लेट्स की स्लाइड्स होने की वजह से, या फिर कोलाइड होने की वजह से, या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से भी आपके क्या आते हैं? अर्थक्वेक आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? सो ये थे आपका अर्थक्वेक का। अब हमने बताना है कि जो वेव जनरेट होती हैं अर्थक्वेक में, वो कौन सी वेव होती हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि जो वेव्स जनरेट होती हैं, वेव जो जनरेट होती हैं अर्थक्वेक के टाइम पे, वो कौन सी वेव्स होती हैं? वो बच्चे होती हैं आपकी सिस्मिक वेव। ठीक है, कौन सी वेव होती है? वो आपकी सिस्मिक वेव कहते हो आप उनको। चलिए, अब नेक्स्ट है द एपिक सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक इज, एपिक सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, आपका अर्थक्वेक है, उसका आपने एपिक सेंटर बताना है कि एपिक सेंटर क्या होता है। ये अर्थ है, अर्थ क्रस्ट है। क्लियर? इसमें आपकी प्लेट्स हैं, इसके ऊपर जो हमेशा क्या करती रहती है? ये आपका अर्थ क्रस्ट है, इसमें आपकी प्लेट्स, ये हमेशा क्या करती है? मूव करती रहती हैं। इनमें हमेशा मूवमेंट होती है, किसमें? प्लेट्स में। ये आ गया आपका अर्थ क्रस्ट, आउटर पार्ट, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो जो इसका सेंटर होता है, जहाँ से आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है, उसको आप कहते हो फोकस ऑफ अर्थक्वेक, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। तो अब इसी के अबव जो पॉइंट होता है यहाँ पे, उसको आप कहते हो एपिक सेंटर। उसको आप क्या कहते हो? एपिक सेंटर। ठीक है, तो द एपिक सेंटर इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थक्वेक। एपिक सेंटर इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो फोकस होता है वो होता है इनसाइड द अर्थ, सेंटर is in the inside, is placed, focus of the earthquake is placed inside the earth crust, and जो आपका एपिक सेंटर है वो होता है आपका सरफेस ऑफ द अर्थ पे प्रेजेंट। क्लियर? चलिए, चलिए नेक्स्ट है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। The magnitude of earthquake, the magnitude of earthquake is measured in what? आपको मैंने ये बताया था कि हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए भी कुछ स्केल्स रहते हैं। तो वो कौन सा स्केल है आपका? रिक्टर स्केल। ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, उसको आप क्या कहते हो? सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, या फिर आप बोल सकते हो डिवाइस, और डिवाइस
used to measure earthquake। क्योंकि कैसे पता चलता है कि अर्थक्वेक आया है, वो पता चलता है सिस्मोग्राफ से, और कितना आया है वो पता चलता है आपको रिक्टर स्केल से। ठीक है, एक स्केल दिया होता है, उस पर आपकी कुछ रीडिंग्स दी होती है, तो उससे आपको पता चलता है कि कितने रिक्टर स्केल का जो है वो आपका अर्थक्वेक आया है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो ग्रेटर देन 7 होगा, कि अगर 7 से ग्रेटर आपका अर्थक्वेक आया होगा, 7 रिक्टर स्केल से ज़्यादा आया होगा, तो उसका मतलब कि जो वो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक है, तो जिससे बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर whereas glass rod is rubbed with piece of silk cloth. So which of these will get negative charge? इनमें से किस पे जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज आएगा? चलिए ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये पीछे हमने डिस्कस कर चुके हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपका लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ lightning was established by a scientist। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था आपको कि कौन से साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने आपको लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, वो कौन थे आपके? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ लाइटनिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो हमें दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अब बच्चे देखो, जब भी आप किसी चीज़ को रब करते हो ना, या फिर आप बोलते हो कि ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज, है ना, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, बोलते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से आपका जो चार्ज है वो क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मतलब क्या ट्रांसफ़र होता है? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसफ़र चीज़ होती है वो ट्रांसफ़र होती क्या है? आपको वो चीज़ बतानी कि क्या ट्रांसफ़र होता है। एटम्स ट्रांसफ़र होते हैं, सेकंड प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, एटम्स ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, या फिर न्यूट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र होती है? इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे ये करंट होती क्या? करंट क्या होती है? करंट होती है आपका फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर आप बोलते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज ही होते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज ही होते हैं ना, तो आप बोलते हो कि चार्ज ट्रांसफ़र करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफ़र करते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज तो ट्रांसफ़र करता नहीं है। आपके इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा आपके लूज़ होते हैं या फिर गेन होते हैं। ठीक है, तो उसी की वजह से, लूज़ या गेन होने की वजह से बॉडी में चार्ज आता है। अगर लूज़ होते हैं तो आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अगर गेन होते हैं तो आपका नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। लूज़ होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन होते हैं तो आपका नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो यही है कि जब आप बोलते हैं कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, व्हेन दीज ऑब्जेक्ट्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन, तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आपका जब एक ग्लॉस रॉड को आप रब करते हो एक सिल्क के क्लॉथ से,
ये आपका ग्लास रॉड है, ठीक है। आप इस ग्लास रॉड को क्या करते हो, रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ। सिल्क क्लॉथ के साथ तो तब क्या होता है, हमने अपने कॉन्सेप्ट में देखा था, हमने जब इसको स्टडी किया था ये इसी को, कि जब आपका ग्लास रॉड जो है और उसको हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तब क्या होता है आपका, तब आपका ये होता है कि जो आपका ग्लास रॉड होता है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो आपका सिल्क रॉड होता है, सिल्क क्लॉथ है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? इनके रब करने की वजह से आपका जो ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में, इसमें सिल्क क्लॉथ में ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं सिल्क क्लॉथ में, और यहाँ पे क्या बच जाते हैं, सिर्फ उनकी वेकेंट स्पेस। वेकेंट स्पेस मीन्स होल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं सिल्क क्लॉथ में, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज और ये हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज। क्लियर? क्या होता है बच्चे, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है। अगर ग्लास रॉड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सिल्क क्लॉथ है नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसके मटेरियल पे डिपेंड करके उसमें कौन सा मटेरियल, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ग्लास रॉड में क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, और कहाँ पे चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में। तो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसमें। तो ये इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है, तो मतलब यहाँ पे जो इनकी स्पेस बच जाती है ट्रांसफ़र होने के बाद, जो इनकी स्पेस बच जाती है उसको आप क्या बोलते हो सॉरी, उसको आप बोलते हो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है जब हम उसको रब करते हैं तो उसमें चार्ज नहीं होता। प्लास्टिक स्केल, आपने करके देखा होगा, जब आप स्केल को रब करते हो अपने हेयर्स पे फिर भी उस पर चार्ज आ जाता है, तो फिर आप किसी पीस ऑफ पेपर जो छोटे छोटे टुकड़े रखते हो तो उसके साथ उसको अट्रैक्ट करते हो, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ना जब उसको आप उसके साथ लगाते हो। प्लास्टिक स्केल, एक कॉपर रॉड, बैलून, इन्फ्लेटेड बैलून, हवा होनी चाहिए उसमें, और वूलन क्लॉथ, और वूलन क्लॉथ, ठीक है। तो बच्चे इन सब में हमने क्या देखा कि इन सब में प्लास्टिक स्केल भी क्या करता है, उस पर चार्ज आ जाता है बाय फ्रिक्शन, जब उसको हैंड से रब करते हैं, जब उसको हैंड में रहते हैं। कॉपर रॉड को छोड़ो, बैलून में भी होता है, वूलन क्लॉथ में भी होता है। तो कॉपर रॉड में क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं आता फ्रिक्शन से जब हम उसको हैंड में लेते हैं, ठीक है। तो यही था बच्चे आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं। तो इनमें हमने यही देखा अर्थक्वेक के बारे में, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में, कि जब आपकी लाइट आती है तो उसमें कितना कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिकल होती है या हीट होती है या फिर कोई और एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो और हमने क्या पढ़ा कि एक आपकी लाइटनिंग होती है, हाँ, और लाइटनिंग कंडक्टर के हमने न्यूमेरिकल देखा कि जो आपका लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो क्या करता है, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी बिल्डिंग्स को, किसके लिए, लाइटनिंग से, है ना आपकी बिल्डिंग्स को किससे प्रोटेक्ट करता है, लाइटनिंग होने से, ताकि आपकी बिल्डिंग जो है वो डैमेज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो उसकी एज होती है वो शार्प रखते हैं। शार्प एज इसलिए रखते हैं सो दैट कि जब लाइटनिंग बढ़े तो उससे क्या हो कि आपकी बिल्डिंग जो बच जाए, और आपकी सारी लाइटनिंग जो है वो उस शार्प एज पे पड़ने के बाद, वो एक मेटल यूज़ की होती है उसमें। तो मेटल आपको पता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो वो सारी क्या कर जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पे, टू दी इनसाइड दी अर्थ, क्योंकि हमने उसको जो एक एंड है वो हमने अर्थ के अंदर बरी किया होता है। तो उससे क्या, जिसको अर्थिंग कहते हैं ना, हम घरों में भी करते हैं अर्थिंग। कुछ लोग अपने घरों में अर्थिंग करवाते हैं कि अगर बिजली पड़ती है तो वो अर्थ वायर के थ्रू सारी, ग्रीन वायर जो होती है, तो अर्थ वायर के थ्रू जो होती है वो सारी आपकी लाइट जो कहाँ पे चले जाती है, अर्थ में चले जाती है, और आपकी बिल्डिंग जो वो प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही था बच्चे आज का, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।